नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें ये पार्ट कितनी भागों में डिवाइड है। सबसे पहले हम ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारतीय समाज के बारे में, फिर भारतीय समाज में विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग इस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण समाज के बारे में। ये 4 भागों में ये पार्ट डिवाइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है ये। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस पार्ट में इस चैप्टर में मैं ये सारे पार्ट कवर कर रखा हूँ। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% लोग गांव में रहते हैं। उनका जीवन कृषि तथा उनके संबंधित व्यवसाय पर चलता है तथा भूमि उत्पाद एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत के विभिन्न भागों के त्योहार पोंगल, तमिलनाडु, बैसाखी, पंजाब, ओणम, केरल, हरियाणा, बिहू असम तथा उगाड़ी कर्नाटक मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता भी कृषि आधारित है। व्यवसायों को भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था प्रदर्शित करती है, जैसे धोबी, लोहार, कुम्हार, सुनार, नाई आदि। कृषि संरचना भारत के कुछ लोगों में कुछ न कुछ ज़मीन का टुकड़ा काफ़ी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होता है। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं ज़मीन की मालिक नहीं होती। महिलाएं जो होती हैं ज़मीन की मालिक नहीं होती हैं। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि मजदूरों की आमदनी कम होती है तथा उनका बेरोजगार असुरक्षित रहता है। वर्ष में वे काफ़ी दिन बेरोजगार रहते हैं। कृषि संरचना मध्यम तथा बड़े ज़मीनों के मालिक, काश्तकार या पट्टेदार, कृषि मजदूर। ये जो सर्कल है इसे याद करके जाइएगा। अगर आपको ड्रॉ करना पड़े तो इसे ड्रॉ कर देना। 6 पूरे, अगर 6 नंबर का है तो 6 के 6 पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर 3 नंबर इसके रहते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके प्रत्येक क्षेत्र में एक या 2 जाति के लोग ही भूमि रखते हैं तथा इनकी संख्या भी गांव में महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने ऐसे ही लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया है। प्रबल जाति राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती है। ये प्रबल जाति लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखती है, जैसे पंजाब के जाट, सिख, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, आंध्र प्रदेश के कम्मास व रेड्डी, कर्नाटक के वोक्कलिगास तथा लिंगायत, बिहार के यादव आदि। अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहीन लोग निम्न जातीय समूह से होते हैं। वे अधिकतर प्रबल जाति के लोगों के यहाँ कृषि मजदूरी करते थे। उत्तरी भारत के कई लोगों में भी बेगार या मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। शक्ति या विशेषाधिकार उच्च तथा मध्य जातियों के पास ही थे। संसाधनों की कमी और भूस्वामियों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के बहुत से करीब कामगार पीढ़ियों से अनेक यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति तथा कर्नाटक में जीता कहते हैं। भूमि सुधार के परिणाम। औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो अगर आप पेपर में जाएं तो इसको ज़रूर से डिस्क्राइब करें। जमींदारी और रैयतवाड़ी, औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार आंदोलन को डिस्क्राइब करें। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला क्वेश्चन कर देना। अगर 6 में आए तो 6 में, 4 में आए तो 4 में। अच्छे से करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बना के। जमींदारी व्यवस्था, इस प्रणाली में जमींदार भूमि
का स्वामी माना जाता है तथा सरकार से कृषक तथा सीधा संबंध नहीं होता है, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कर कृषकों द्वारा सीधा सरकार को दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ होता है कृषक। इस व्यवस्था में भूमि का कर कृषक द्वारा सीधा सरकार को जाता था। इस व्यवस्था में जमींदार को बीच में से हटाया जाता था। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार हुआ वो क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्वतंत्र भारत में एक नेहरू और उनकी नीति सलाहकारी 1950-1970 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला शुरू की। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विशेष परिवर्तन किए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, परंतु ये केवल कुछ क्षेत्रों में ही हो पाया। पट्टेदारी को खत्म करना, परंतु ये केवल बंगाल तथा केरल तक ही सीमित रहा। जो किराए पर भूमि लेकर खेती करता है उन्हें काश्तकार, पट्टेदार या जोतदार कहते हैं। भूमि की हटबंदी अधिनियम जो राज्यों को कार्य था, इसमें भी बचाव के रास्ते और विधियां निकाल ली गई, जिससे यह भी आधा अधूरा ही रह गया। बेनामी बदल, ये वाला क्वेश्चन है जो 2 नंबर की डेफिनेशन में पूछा जाता है बेनामी बदल के ऊपर। बेनामी बदल किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आया है 2 नंबर के उसमें। ये 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसे याद कर लीजिएगा। बेनामी बदल भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारी या अन्य लोगों के बीच विभाजित की, परंतु वास्तव में भूमि का अधिकार भूस्वामी का ही था। इस प्रथा को बेनामी बदल कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक जो स्वतंत्र भारत में हुआ था, हरित क्रांति। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के बाद जो परिवर्तन हुए भारतीय क्षेत्र में, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हरित क्रांति का पहला चरण 1960 और 70 के दशक में कृषि आधुनिकीकरण का सरकारी कार्यक्रम, जिसमें आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी तथा ये अधिक उत्पादकता वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशक खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश पर केंद्रित थी। इस क्रांति के कारण मध्यम तथा बड़े किसान ही नहीं इन तकनीक का लाभ उठा सके। ज़्यादातर कृषक स्वयं के लिए ही उत्पादन कर पाते हैं तथा बाजार के लिए असमर्थ होते हैं। इन्हें सीमांत जीवन निर्वाही कृषक तथा आमतौर पर कृषक की संज्ञा दी गई है। कई मामलों में पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए क्योंकि भूस्वामियों ने जमीन वापस ले ली थी तथा सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। किसान वह है जो फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए रखता है तथा बाजार से भी जुड़ा हुआ है। कृषक वह है जो फसल का उत्पादन सिर्फ अपने लिए करता है। हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पाद करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित थी। हरित क्रांति कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। धनी किसान और धनी हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत कुछ भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई। हरित क्रांति का दूसरा चरण सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा था। किसान बाजार पर निर्भर हो गए। बाजारोन्मुखी कृषि में विशेषता एक ही फसल उगाई जाती है। जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुए वे अधिक विकसित हुए तथा अन्य क्षेत्र पूर्ववत रह गए, जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि। भारतीय कृषकों की बहुत संगन विस्तृत और तथा पारंपरिक जानकारी लुप्त होती जा रही है, जिन्हें किसानों ने सदियों में उन्नत किया था। इसका कारण संकर तथा सुधार वाले बीजों को प्रोत्साहित किया, पुनः कृषि के पारंपरिक तरीके तथा अधिक स्वायत्त बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। इसका कारण हरित क्रांति रहा। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, नगद भुगतान, भूस्वामी एवं किसानों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना, दिहाड़ी मजदूरों का उदय। भूस्वामियों
ने कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रकृति में वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेन संरक्षण से शोषण की और बदलाव में किया था। ब्रेमन 1974 जहां कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ, जिसे कुछ विद्वानों ने पूंजीवादी कृषि का रूप कहा, क्योंकि विकसित क्षेत्रों के ग्रामीण विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। मुद्रा का बहाव गांव की ओर बढ़े तथा व्यापार व रोजगार भी बढ़ा। यह प्रक्रिया औपनिवेशिक काल से महाराष्ट्र में कपास की खेती बाड़ी से शुरू हो गया तथा राज्यों ने स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, सड़कों तथा सरकारी संरचनाओं का ऋण की सुविधा ने इसकी गति काफ़ी बढ़ाई। इसका सीधा प्रभाव कृषि संरचना तथा गांवों पर पड़ा। संपन्न किसानों ने अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना शुरू कर दिया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों में रहने लगे। नए अभिजात वर्ग बने आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा का विस्तार, निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों, मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया। विभिन्न वर्ग द्वारा अपने बच्चों को इनमें शिक्षा देकर नगरीय मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया। विभिन्न स्थानों पर इनका प्रभाव विभिन्न देखा गया। जैसे केरल में काफ़ी लोग खाड़ी प्रदेशों में जाने लगे। मजदूरों का संचार, प्रवासी मजदूरों की बढ़ोतरी कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ गई थी। मजदूरों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक बंधन टूटना था तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति द्वारा संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक नया रूप उभरा। 1990 के दशक में आई ग्रामीण असमानताओं ने बहुस्तरीय व्यवसायों की ओर बाध्य किया तथा मजदूरों का पलायन हुआ। जॉन ब्रेमन ने इन्हें घुमक्कड़ मजदूर या फुटलूज लेबर कहा गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये जो है आपने देखा होगा फुटलूज, घुमक्कड़, और ये मौसमी आपसे पूछा मौसमी वाला, ये मौसमी खेत, ये जो आया था ऊपर, ये भी आ सकता है आपके 2 नंबर में। कहा गया इन मजदूरों का शोषण आसानी से किया जाता है। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गाँव से बाहर काम करते में बिताते हैं, कृषि मूल रूप से एक महिलाओं का कार्य बन गया। महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। ये भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि भूमंडलीकरण मैंने आपको बताया था, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। यहाँ पे जो उदारीकरण की नीति होती है, सरकार कुछ पर्टिकुलर मतलब अकेले हस्तक्षेप की नीति या किसी को अकेले छोड़ दे जिससे कि वो अपना संपूर्ण विकास कर सके, उसे उदारीकरण कहते हैं। या किसी शासन व्यवस्था में थोड़ी सी ढील दे दे ताकि बंदा अपना पूर्ण रूप से बिना रोक टोक के काम कर सके, के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी निश्चित फसल उगाने को कहती हैं तथा वे किसानों की जानकारी व सुविधा भी देती हैं। इसे संविदा कृषि कहते हैं। तो ये पूछा जाए तो अगर संविदा कृषि क्या होता है तो ये बता दीजिएगा। 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। संविदा कृषि सुरक्षा के साथ साथ असुरक्षा भी थी। किसान इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते थे। खाद व कीटनाशकों में अधिक प्रयोग से पर्यावरण असुरक्षित हो जाता था। कृषि रियायतों में कमी से उत्पादन लागत बढ़ी है। बाजार स्थिर नहीं है। बीमारी, सूखा, बाढ़ तथा हानिकारक जंतु, उधार पैसा लेना आदि से परिवार में संकट आ जाता है। कृषि बहुत से लोगों के लिए आरक्षणीय होती जा रही है। कृषि के मुद्दे अब सार्वजनिक मुद्दे नहीं हैं। गतिशीलता की कमी के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ हैं जो नीतियों को अपने पक्ष में करवा सकें। संविदा खेती में कंपनी और ज़मीन मालिक तय करते थे कि क्या उगाना है। इसके लिए किसानों को बीज आदि प्रदान करते थे। कंपनी भरोसा देती थी कि वे अनाज आदि को खरीद लेंगे।
जिसका मूल्य पहले ही तय हो जाता था। इसमें कंपनी पूंजी भी देती है। संविदा खेती बहुत ही आम है, खास करके फूल की खेती, फल, अंगूर, अनार, कपास के क्षेत्र में जहाँ खेती किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं ये किसानों के लिए अधिक असुरक्षित भी बन जाती है। संविदा खेती, इसमें किसान अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। निर्यातोन्मुखी उत्पाद जैसे फूल, जो मतलब निर्यात होते हैं, फूल और खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ है कि ये कृषि भूमि का प्रयोग उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा चूँकि ये अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बहुधा पर्यावरणीय दृष्टि से असुरक्षित नहीं होती। किसानों की आत्महत्या के कारण समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कृषि रियासतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार देते हैं। किसान ऋणी हो रहे हैं। खेती को ना होना तथा कुछ मामलों में उचित उधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने तथा अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ होते हैं। आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटनाएं बन गए हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने भारत के जो ग्रामीण समाज के बारे में बताया है कि कैसे विकास हुआ और कैसे क्या क्या परिवर्तन हुए। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।